हेलो, वेलकम टू विकिपीडिया। माय नेम इज विजय सिद्धाम सेन और आज मैं आपके पास आज हम लोग बात करेंगे सेबी टॉपर्स मयंक चौधरी से। ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे कि मयंक का क्या स्ट्रैटेजी था 2022 सेबी एग्जाम के रिगार्डिंग, और किस टाइप से इन्होंने क्वालिफाई, क्या स्टेज था इनका, मतलब कोई भी स्टेज में, जैसे फेज वन की क्या तैयारी थी इनकी, फेज वन के अलग अलग सब्जेक्ट की क्या क्या प्रिपरेशन किस टाइप से इन्होंने किया था, वो सारी चीजें जानेंगे हम लोग। तो वेलकम टू मयंक। थैंक यू सर, थैंक यू एंड मयंक, कैसे हो आप? सर। बहुत बढ़िया सबसे पहले तो ये बताइए कि कैसा फील हो रहा है आपको, ग्रेड ए ऑफिसर बनने के बाद कैसा लग रहा है आपको? सर। फीलिंग वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड आल्सो। ठीक है, तो सबसे पहले मयंक आप अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? सर बेसिकली आई बिलोंग टू अजमेर फ्रॉम राजस्थान ओके। and I did my company secretary in 2019 ओके। and thereafter started preparing for SSC, and in 2021 itself I got to know about the PFRD exam. I gave the PFRD exam and I cleared the pre, but I failed to clear the mains. Then after I got the notification of SEBI, though I filled the form of SEBI, and the syllabus of PFRD and SEBI was very much similar. So this persuaded me to fill the form of SEBI, and I just cleared that the exam. ओके। ओके, तो आपका ये सेबी का फर्स्ट अटेम्प्ट था? हाँ जी सर, फर्स्ट अटेम्प्ट। तो आप जैसे मान लीजिए कि आपने बताया कि आप कॉमर्स बैकग्राउंड से ही हो, तो हाँ जी कितना फायदा मिला आपको, जैसे कि पेपर टू की अगर हम लोग बात करें तो फिर पेपर टू में कितना फायदा मिला आपको? सर, पेपर टू में इफ यू आर फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड तो आपको एक एडवांटेज होता है, बिकॉज यू आर नॉट वेरी न्यू टू द सिलेबस. यू हैव सम बेसिक आइडिया अबाउट द अकाउंटेंसी, कॉस्टिंग, कंपनीज एक्ट. So you just need to prepare some dynamic topics like finance management. You have some background on your core subjects, so you don't need to worry about those basic concepts if you are from the commerce background. जी बिल्कुल सही बात है। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे कि आपने बताया कि एसएससी की भी प्रिपरेशन आप कर रहे थे, ठीक है, Yes. और इसके साथ साथ पीएफआरडी का भी आपने दिया था और उससे बहुत सिमिलर हुआ, तो यहाँ पे आपने ये किया। जो आपका जनरल अवेयरनेस था और आपके जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड थे, ठीक है, इसके बाद आपके रीजनिंग हो गए, इंग्लिश हो गए, तो उसमें आपने किस टाइप से प्रिपेयर किया अपने आपको? सर, मैंने जैसा बताया था कि आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी, तो जी। इंग्लिश और रीजनिंग ना इट वाज नॉट अ बिग डील फॉर मी बिकॉज आई वाज आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी. तो इन क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश मेरे लिए इतना डिफिकल्ट था नहीं, एंड इन सेबी देयर इज ओनली अ क्वालिफाइंग मार्क्स. यू हैव टू स्कोर ओनली 40%. So in pre that was not a big deal. So I was prepared for that, for the QRE part. लेकिन फिर भी आप अगर जैसे एसएससी से अगर सेबी की रीजनिंग की बात करें अगर हम लोग, तो एसएससी की रीजनिंग और यहाँ की रीजनिंग में बहुत फर्क होता है, तो जी उसको बहुत कैसे फर्क आपने है डील किया? सर. एसएससी की रीजनिंग के साथ साथ मैंने थोड़ा बैंक के एग्जाम्स भी दिए थे, और जब मैंने सेबी का नोटिफिकेशन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे तो आई गॉट द आइडिया कि इफ आईबीपीएस इज कंडक्टिंग द एग्जाम, जी। so you have to be very much familiar with the banking part also. So I prepared for puzzle, for the other topics which are being asked in the banks exam. So I those prepared for myself. जी। अच्छा, एक बात बताइए मुझे कि जैसे कि आपने बताया कि आप पहले से कॉमर्स बैकग्राउंड से ही थे, तो क्या आपको मतलब फेज वन में पेपर टू और फेज टू में पेपर टू जो है उसको क्या अलग अलग आपको प्रिपेयर करने की जरूरत पड़ी, या फिर आप एक साथ ही लेकर चल रहे थे प्रिपरेशन? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था. फेज वन और फेज टू के पेपर की जो वो था पेपर, जी। उसमें कोई अलग अलग प्रिपेयर नहीं करना था. तो मेरे को ऐसा कहीं नहीं लगा कि मुझे अलग से प्रिपेयर करना चाहिए या आई शुड अडॉप्ट सम डिफरेंट स्ट्रेटेजी फॉर फेज टू. You have to just keep preparing for phase one and phase two simultaneously, then only you will be able to cover the syllabus, जी। because there are finance management, these are some dynamic topics. You cannot just cover these topics in a 1 or 1.5 minutes for that. अच्छा, एक बात बताइए मुझे कि जैसे कि आपने बताया कि मैं फर्स्ट टाइम ही सेबी का प्रिपरेशन कर रहा था, तो आपने नोटिफिकेशन से, मतलब जैसे नोटिफिकेशन आने के बाद आपने प्रिपरेशन शुरू किया, या फिर उससे एक महीना दो महीना पहले ही आपने प्रिपरेशन शुरू कर दिया था? नहीं सर, जो मैंने जैसा कि बताया था कि I also filled the PFRD exam. जी। So when the SEBI notification came in January and my PFRDA mains was in December, so ओके। I started preparing in around October, November for the PFRDA. So that PFRD preparation also helped me, अच्छा। cover the syllabus and how
questions are being asked, I got the idea about the questions. मतलब आप ये भी है कि अगर आप मान लीजिए सेबी की प्रिपरेशन करते हो तो अगर आपके जो मान लीजिए फ्यूचर में पीएफआरडी की आती है वैकेंसी, तो वहां से भी आप मतलब आपको बहुत फायदा मिल सकता है उससे। जी बिल्कुल, एग्जाम्स में अगर आप पीएफआरडी इफ यू आर सिटिंग इन दैट एग्जाम, यू विल गेट द आइडिया अबाउट व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड। ओके, मतलब दोनों की तरफ से आप कर सकते हो, यानी अगर पीएफआरडी आप अगर एक बार प्रिपरेशन करते हो तो पीएफआरडी का भी प्रिपरेशन हो सकता है आपका, और सेबी की प्रिपरेशन भी हो सकती है। एक्सेप्ट द पेंशन पार्ट, बिकॉज द पीएफआरडी एक पेंशन पार्ट एक्स्ट्रा है, अदरवाइज द सिलेबस इज सिमिलर इन बोथ द एग्जाम्स। और आपके इसके बाद इसके अलावा आपका जो फेज 2 की अगर हम लोग बात करें, तो फेज 2 में एक पार्ट आता है हमारा इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव का, जो आपको कीबोर्ड में लिखना पड़ता है, तो उसकी प्रिपरेशन आपने कैसे की थी? सर मैं घर पे ही इसकी प्रैक्टिस करता था। आई यूज्ड टू डू दो प्रैक्टिस ऑफ दैट डिस्क्रिप्टिव पेपर एट माय होम। आई यूज्ड टू रीड आर्टिकल्स ऑफ न्यू आर्टिकल्स। I got the idea because in descriptive you should have the content to write. It is content and the speed. If you have the speed, because if you are attempting the question but there is no content, then that is also not okay. तो आपके पास content and speed दोनों होने चाहिए. For the speed, I used to practice at my home, and for the content part, I used to read articles or the selected articles, like जो हमारे एक social issues होते हैं, तो मैंने एक 15-20 सर टॉपिक्स बनाए हुए थे कि इनके बारे में मेरे को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो उनकी प्रिपरेशन ने मुझे हेल्प करी कि मैं ना दूसरे टॉपिक्स, इफ the other topics are being asked, so I will be able to do them also. तो अगर मैंने वो कर पा रहा हूँ तो मैं ये भी कर पा रहा हूँ जी। और जैसे कि मान लीजिए अगर हम लोग फेज 1 और फेज 2 की अगर हम लोग बात करें, जो यूट्यूब पे सेशन चलते हैं एमसीक्यू सेशंस, उससे आपको कितना फायदा होता है? सॉरी सर, मैं एक बार आपकी आवाज जैसे कि यूट्यूब पे एमसीक्यू सीरीज चलती है, ठीक है, हाँ बहुत जी सारे बच्चे एमसीक्यू से भी प्रिपरेशन करते हैं, तो क्या उससे आपको कितने मतलब क्या फायदा मिलता है उससे, या फिर किस टाइप से होती है, मतलब क्या सर फायदा? मैंने ज्यादा ये एमसीक्यू यूट्यूब सीरीज वाले अटेम्प्ट किए नहीं थे, बट एक जो एमसीक्यू वाली बात होती है, मैंने ये लास्ट में जरूर अटेम्प्ट किए थे व्हेन आई कवर्ड माय होल सिलेबस। तो एमसीक्यू से मुझे ये हेल्प मिली कि व्हाट एवर आई एम रीडिंग, कि मैं सही पढ़ रहा हूँ या नहीं पढ़ रहा हूँ। जी। इफ आई एम हैविंग अ कमांड ऑन अ कंटेंट, बट दैट कंटेंट शुड बी अप्रोप्रिएट। अगर मैंने कोई चीज पढ़ी और वो रेलेवेंट नहीं है फॉर दी सेबी एग्जाम्स, तो उसका कोई यूज नहीं है। तो वो जो बिल्कुल बिल्कुल। एमसीक्यू है, they will show कि you are going on a right direction, or you need some different strategy, some different content. So those MCQs helped in this way. जी। और जैसे कि आपने फेज 1 के लिए प्रिपरेशन करी अलग, अच्छा एक बात बताइए मुझे, जैसे कि आप कोई भी इंसान को, जैसे कोई प्रिपरेशन अभी से चालू करना चाहता है, तो उनको कितना मतलब अगर सेबी 2023 को टारगेट कर रहा है, तो कितने दिन पहले उनको प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए? सर इफ यू आर फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, तो मुझे लगता है कि 5 to 6 months or 4 to 6 months is appropriate. You can do the practice, or you can cover the syllabus in this time. Okay. Otherwise, if you are from BTech background or non-commerce background, so it's depend on your caliber कि अगर आपको एक नई चीज सीखने में कितना टाइम लगता है। बिकॉज अगर आप नए नए हो अकाउंट से, यू हैव टू हैव सम बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंट। तो मुझे लगता है कि सर फॉर कॉमर्स बैकग्राउंड 4 to 5 months इज अप्रोप्रिएट, एंड फॉर द नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड थोड़ा एक्स्ट्रा समय 7 to 8 months इज अप्रोप्रिएट। यू कैन कवर द सिलेबस। जी। अच्छा, आपको जैसे मान लीजिए आपने फेज 2 क्लियर करने के बाद आपके इंटरव्यू में मतलब कैसे प्रिपरेशन किया आपने इंटरव्यू का? सर इंटरव्यू का, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने बहुत ज्यादा इसके लिए कुछ ऐसा प्रिपेयर नहीं किया था, क्योंकि इट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस, और मुझे आई डिड नॉट हैव सम आइडिया रिगार्डिंग। मैंने अभी पीडिया की वो क्वेश्चन लिस्ट और वो भी प्रिपेयर कराई थी, तो आई गॉट द आइडिया कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इट हेल्प मी अ लॉट। जो अभी पीडिया की जो क्वेश्चन लिस्ट आई थी रिगार्डिंग द एचआर क्वेश्चंस, और व्हाट क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड रिलेटेड टू माय बैकग्राउंड। सो वो एक तो वो थी। और सर थोड़े मैंने पिछले बार के जो टॉपर्स थे उनके इंटरव्यू, उनके जो लेक्चर्स थे वीडियो पे रिगार्डिंग दी स्ट्रेटेजी, वो देखे थे। और फिर एक सर थोड़ा जनरल फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में पढ़ा था इंडिया के, और फिर सिक्योरिटीज बोर्ड के बारे में। तो सर ये छोटे छोटे टॉपिक्स थे, इसकी वजह से मैंने इंटरव्यू प्रिपेयर किया। जैसे कि आपका इंटरव्यू जब हुआ था वहां पे, तो आपको मतलब किस टाइप से लगा था कि मतलब क्या ऐसा कोई क्वेश्चन था ऐसा कि जो आपको लगा था कि यार मैं इस क्वेश्चन को दे नहीं पाया, या फिर आपके मतलब क्या फील थी उस टाइम में आप? नहीं सर, एक वो मेरे साथ तो ये इंसिडेंट हुआ था कि एक क्वेश्चन था जिसमें मेरे को ना, सर मैंने जब पूछा था तो उन्होंने मेरे को बहुत स्कैम्स के बारे में पूछा था, जो
बोर्ड मेंबर थे, तो उन्होंने मेरे को स्कैम्स के बारे में पूछा था, बिकॉज आई हैड मेंशन्ड कि सेबी वाज फॉर्म टू प्रिवेंट द स्कैम्स एंड अदर थिंग्स। तो जी द पैनल स्टक्ड ऑन द स्कैम्स इटसेल्फ। उन्होंने तरह तरह के स्कैम्स पूछे थे, तो एक उन्होंने मेरे से हर्षद मेहता स्कैम के बारे में भी पूछा था। जी आई हैड द आइडिया कि हर्षद मेहता स्कैम था। तो उस इंटरव्यू टाइम पे मेरे को एक नाम याद नहीं है, वो होता है ना सर कि आपको पता जी होती है चीज पर यू आर नॉट एबल टू डिलीवर दैट एट दैट टाइम। तो जी वन ऑफ द बोर्ड मेंबर आस्क्ड कि यू आर सिटिंग इन गुजरात, उनका एक गुजराती में कुछ बोला था, यू आर सिटिंग इन गुजरात, तो आपको उनके बारे में तो पता होना चाहिए, आप वो नहीं देखते वेब सीरीज वगैरह। सो ही वाज डायरेक्टिंग अबाउट दैट हर्षद मेहता सीरीज व्हिच केम। सो आई गॉट कंफ्यूज एट दैट टाइम। सो दिस वाज द इंसिडेंट जो बहुत इजी था और मुझे आना चाहिए था, बट आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, और मैं अरशद मेरा नाम भूल गया, बस वो क्लिक नहीं कर रहा था। हम्म। तो मतलब आपने फिर उसको क्या जवाब दिया था उनको? मैंने सर सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, आई नो दैट दैट स्कैम हैपन, और उसके ऊपर एक सीरीज भी बनी है। तो मैं बोला इट्स ओके, इसमें कोई नहीं है। तो मुझे ऐसा लगा कि इफ यू आर नॉट एबल टू आंसर, जस्ट बी कॉन्क्रीट दैट you don't know the answer. जी If you जी are just manipulating your answer, they will, sir, ये वो तो फिर उस पे बिल्कुल क्वेश्चन सही और बात है। पूछते जाएंगे। जी बिल्कुल, फिर तो वो फंसाते जाएंगे आपको। मैन्युपुलेटिंग में तो वो आपको और फंसाएंगे। तो आप जितना ब्लंट और जितना फ्रैंक रहोगे, तो मुझे लगेगा ये हेल्प करेगा आपके लिए। जी जी। तो और मैं आपको जैसे कि हमारे बहुत सारे बच्चे हैं जो 2023 को टारगेट कर रहे हैं, तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? उनको कुछ सलाह देना, अगर कोई सजेशन देना चाहते हो तो आप क्या देना चाहेंगे उनको? सर मेरी सलाह ये होगी कि इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सेबी, आई जस्ट डिवाइडेड द सेबी प्रिपरेशन इन टू पार्ट्स। देयर इज डायनेमिक पार्ट एंड स्टैटिक पार्ट। क्योंकि आप जब अगर कंपनीज अकाउंट्स कॉस्टिंग देखते हैं, तो आई कंसिडर्ड इट एज ए स्टैटिक पार्ट। इसमें ना मतलब यू कैन स्कोर इजीली। जी, मतलब आप बोल रहे हो जो पेपर 2 की बात कर रहे हो आप? हाँ, पेपर टू की जो जी मेंस है, जी उसमें ना सर इन कंपनीज एक्ट इन अकाउंट्स यू कैन स्कोर इजीली, एंड यू शुड स्कोर विथ accuracy in these subjects, because in management, finance and economics, these are some dynamic subjects, because management you cannot cover each and everything. There will be some questions जो आपको एक जनरल IQ लेवल से अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, you will not be able to answer each and every question। तो आपको एक जनरल एप्टीट्यूड होना चाहिए कि आप वो चीज को पहचान पा रहे हो। तो आई डिवाइडेड इन टू पार्ट, द फाइनेंस मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आई कंसिडर्ड, बिकॉज सर इसी में ही मार्क्स लाना मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लगा था, क्योंकि कंपनीज एक्ट, अकाउंट्स और कॉस्टिंग वो इतना डिफिकल्ट था नहीं स्कोर करना, क्योंकि उसमें पॉइंट टू पॉइंट पूछे थे और उसमें कोई ऐसा डिफिकल्ट लगा नहीं मुझे। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, जैसे कि बहुत सारे बच्चे ये होते हैं कि करंट अफेयर के पीछे भागते हैं, खास करके फेज 2 में। तो मुझे ये बताइए कि फेज 2 में ज्यादा अगर हम लोग मार्क्स उठाना चाहे तो अगर हमें करंट अफेयर के पीछे भागना चाहिए, या फिर नॉमेरिकल पार्ट जो होता है आपका, जो कॉमर्स बैकग्राउंड जितने भी आते हैं, चाहे वो अकाउंटेंसी हो गया, चाहे वो आपका इकोनॉमिक्स हो गया, उसकी तैयारी ज्यादा अच्छे से करें, या फिर करंट अफेयर के पीछे ज्यादा टाइम दें हम लोग? सर मुझे लगता है फॉर द मेंस फेज टू करंट अफेयर्स इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट। अगर जी आप केवल एग्जाम के बेसिस पे पूछेंगे, तो करंट अफेयर यू शुड स्टक ऑन न्यूमेरिकल्स। आपको पहले अपने न्यूमेरिकल्स ज्यादा इंप्रूव करने चाहिए, देन यू विल बी एबल टू स्कोर। क्योंकि करंट अफेयर इस बार के क्वेश्चन में भी एक जीएसटी से रिलेटेड और एक दो क्वेश्चन और ऐसे थे जहाँ पे एक करंट अफेयर्स की वैल्यू थी। अदरवाइज देयर वर सम बेसिक कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड अदर कॉन्सेप्ट। तो उसमें करंट अफेयर्स डिड नॉट play a very, you know ये important role in the ये exams। चीज हम लोग बोल सकते हैं कि करंट अफेयर अगर फेज 1 की भी बात करें, पेपर 2 में, मतलब पेपर 2 आपका फेज 1 का हो या फिर फेज 2 का हो, आपका करंट अफेयर से ज्यादा रोल प्ले करता है आपका नॉमेरिकल? नहीं सर, फॉर फेज वन अगर आप यू हैव नॉट स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड इन क्यूआरई, तो यू शुड फोकस ऑन करंट अफेयर्स। ओके आई ठीक। वाज नो ओके विद द क्यूआरई पार्ट, सो आई डिड नॉट प्रिपेयर मच फॉर द करंट अफेयर्स, क्योंकि मुझे पता था कि 40% मार्क्स लाने हैं, तो यू कैन स्कोर इन क्यूआरई। अगर आपका क्यूआरई पे अच्छा होल्ड नहीं है, तो यू शुड प्रिपेयर फॉर करंट अफेयर्स आल्सो। नहीं, मतलब पेपर 2 की बात कर रहा था मैं, कि पेपर 2 के लिए, वो तो पेपर 1 के लिए हो गया क्यूआरई। हाँ ठीक है, पेपर हाँ 2 की अगर हम लोग बात करें तो पेपर 2 में करंट अफेयर और आपका नॉमेरिकल पार्ट है, तो उसमें दोनों में हाँ से कौन सा ज्यादा अच्छा है कि नॉमेरिकल पार्ट पे हम लोग सर, ज्यादा ध्यान दें? न्यूमेरिकल्स विदाउट एनी डाउट, न्यूमेरिकल्स। हम्म, मुझे तो यही लगा कि न्यूमेरिकल्स ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन दी करंट अफेयर्स पार्ट। चलिए ठीक है। तो थैंक यू मयंक, और मैं आपसे फिर मिलता रहूंगा, या फिर हम लोग बातें करते रहेंगे, ताकि बच्चों को श्योर जितने भी सर, हमारे श्योर। प्रिपेयर करते रहे उनको कुछ फायदा हो आपसे, क्योंकि आप एक रोल रोल मॉडल उन लोगों के लिए बन चुके हो। तो चलिए फिर मिलते हैं। थैंक यू। बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू।